नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश शहर की सरकार में आपका स्वागत है। 2 मार्च को होने वाले हरियाणा निकाय चुनाव के पहले चरण के मतदान को लेकर चुनाव प्रचार थम गया है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन उम्मीदवारों और पार्टियों के स्टार प्रचारकों ने जमकर उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार कर जनता से वोट देने की अपील की। वहीं चुनाव आयोग ने भी 2 मार्च को होने वाले मतदान के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। ऐसे में निकाय चुनाव के मतदान को लेकर किस सियासी दल की क्या तैयारियां हैं और प्रदेश की सियासी बिसात इस बार क्या कहती है, यह सवाल है। तो मतदान को लेकर प्रचार का जो शोर है वो थम गया है। अब सियासी दल कितने तैयार हैं, अब आगे की समीकरण क्या कहते हैं, क्योंकि 2 तारीख को मतदान है। महज बेहद कम समय बचा है, 1 दिन का समय बीच में है और उसके बाद किस तरीके के समीकरण अब प्रदेश में, किस तरीके की सुगबुगाहट अब देखने को मिल रही है, ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब हम तलाशेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से एसेट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से एसेट एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोरी जी हमारे साथ चर्चा में रहेंगे। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 2 मार्च को होने जा रहे हरियाणा निकाय चुनावों के पहले चरण के प्रचार के आखिरी दिन अपने सरकार की उपलब्धियों का जमकर बखान किया और कांग्रेस पर तीखे हमले किए। भाइयों, लगातार ये हमारी सरकार गति से काम कर रही है। हमने ये भी निर्णय किया, जो अपने संकल्प पत्र में कहा था, जो हमारे 70 साल के ऊपर के बुजुर्ग हैं, अगर कोई बीमारी दिक्कत आ जाती है, परिवार को उनके इलाज की चिंता नहीं है, इलाज की चिंता हरियाणा सरकार और नरेंद्र मोदी जी को है। हमने उसको भी लागू कर दिया है। इसका लाभ भी हमारे हरियाणा के लोगों को, बुजुर्गों को मिल रहा है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया हमारी सरकार ने कि जो हमारे किसान हैं, ये हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने निर्णय किया कि अपने हरियाणा के किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी हरियाणा सरकार कर रही है। ये भी निर्णय हमने किया है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी पलटवार कर हरियाणा की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उसे पेपर लीक सरकार करार दिया। उन्होंने सैनी सरकार विकास के नाम पर कोरी बयानबाजी और प्रदेश को कर्जदार बनाने का आरोप लगाया। कौन सा पेपर लीक नहीं हुआ ये बता? अरे मेडिकल कॉलेज से लेकर कौन से कोई इंस्पेक्टर का पेपर गिना देता हूँ, कितने पेपर लीक है, मेरा बयान भी आया हुआ है, सारे मैंने डिटेल दिए कितने पेपर लीक हो चुके। ये तो पेपर लीक सरकार है। ये एक भ्रष्टाचार का नया रास्ता ढूंढ रखा है इन्होंने। उधर 2 मार्च को हरियाणा निकाय चुनाव के पहले चरण का सफलतापूर्वक शांतिपूर्ण मतदान करवाने के लिए चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयारियों में जुट गया है। मतदान के दौरान राज्य के मतदाता बिना किसी परेशानी के अपना वोट डाल सकेंगे। इसका इंतजाम भी चुनाव आयोग की ओर से किया गया है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि 4 फरवरी को हमने चुनावों की घोषणा की थी शहरी स्थानीय निकायों के, और पानीपत का चुनाव 9 मार्च को होना है। बाकी सभी जो शहरी स्थानीय निकाय लगभग 35 के करीब हैं, उनके चुनाव 2 मार्च को होने हैं, मतदान उनका। तो उसके लिए हमारी पूरी तरह से तैयारियां हो गई हैं। सभी जगह ईवीएम्स की जो फर्स्ट लेवल चेकिंग होके ईवीएम्स प्रिपेयर हो गई हैं, क्योंकि बैलेट पेपर जो पेस्ट होने वो प्रिंट होके आ गए थे सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस से और सभी जिलों में पहुंच गए हैं। आज सभी ईवीएम्स की जो ट्रेनिंग के बाद सभी ईवीएम्स तैयार हो जाएंगी और कल जो है वो पोलिंग पार्टीज़ को दे के और सारा सामान दे के चुनाव सामग्री वो डिस्पैच कर दी जाएंगी, ताकि कल शाम 8 बजे तक सभी पोलिंग पार्टियां अपने अपने मतदान केंद्रों में पहुंच जाएं। बहरहाल अब तक चुनाव प्रचार के जरिए उम्मीदवारों ने क्षेत्र के मतदाताओं को रिझाने के लिए पूरी कोशिश कर ली। अब अपना मेयर और पार्षद चुनने की जिम्मेदारी क्षेत्र के मतदाताओं की है, जो 2 मार्च को वोट डालकर पूरी शिद्दत के साथ निभाएंगे। हरियाणा ब्यूरो, टोटल टीवी। तो अब इम्तिहान की घड़ी नजदीक आ गई है। प्रचार
जो था और उसका शोर था वो थम चुका है। आगे के समीकरण किस तरीके के बनते नजर आ रहे हैं, ये सवाल अब गहराने लगा है। महेश, मैं शुरुआत आपसे ही करूंगा। जो सियासी तैयारियां हैं वो हमने देखी और सुगबुगाहट भी देखी, अब इम्तिहान की घड़ी, क्या कुछ नजर आता है अब आगे क्या? घड़ी जब काफी चिंताजनक बन जाती है, जब मुकाबले की स्थिति हो, जब लगे कि कांटे की टक्कर है, जब लगे कि कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो चुनाव परिणाम है बहुत ज्यादा संभावित है, बहुत ज्यादा अंदाजा उसका लगाया जा सकता है। और मुझे लगता है कि हरियाणा प्रदेश में लगभग जहां जहां ये चुनाव करवाए जा रहे हैं, चाहे वो नगर निगम के क्षेत्र हो, चाहे वो पार्षद जिला परिषद के क्षेत्र हो, या जो छोटे शहर हैं उनकी बात अगर की जाए, तो तमाम जगहों पर जहां भी चुनाव इस वक्त करवाए जा रहे हैं उनकी स्थिति का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। और मुझे लगता है कि तमाम नगर निगम क्षेत्र जहां पर बड़े चुनाव का अगर मैं जिक्र करूं तो यहां पर एक निश्चित स्थिति इस वक्त नजर आ रही है। हालांकि चुनाव है तो चुनाव में बराबरी की स्थिति हम दोनों को देने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो है शक्ति प्रदर्शन किए हैं, रोड शो किए हैं। रोड शो के जरिए तमाम नेताओं ने सड़कों पर उतरकर प्रचार प्रसार किया है। काफी ज्यादा मोदी के गीत बजाए गए हैं और ट्रिपल इंजन की सरकार का जिक्र किया गया है, नायब सिंह सैनी का जिक्र किया गया है। लोगों ने अच्छा खासा रिस्पांस ये जो भारतीय जनता पार्टी की रोड शोज है इनको दिया है। जिक्र कांग्रेस पार्टी का करते हैं तो कांग्रेस पार्टी ने भी प्रचार का लगभग वही तरीका इख्तियार किया है। यहां पर कांग्रेस पार्टी ने भी रोड शो के जरिए अपने अस्तित्व को साबित करने की कोशिश की है। फिलहाल ये माना जा सकता है कि चुनाव प्रचार का जो आखिरी दिन था वो निर्णायक साबित करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने अपने तरीके से की और कांग्रेस पार्टी ने अपने अस्तित्व को साबित करने की कोशिश की। फिलहाल चुनाव परिणाम क्या होगा ये ज्यादातर नगर निगम क्षेत्र के जो वोटर हैं पहले से जानते हैं। बहुत ज्यादा इसमें अनएक्सपेक्टेड कुछ भी नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसका अंदाजा लगाना किसी भी वोटर के लिए मुश्किल हो। लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी ने अपनी कोशिशें की हैं, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कोशिशें की हैं। और इससे आगे की कोशिशों का जिक्र किया जाए तो यहाँ पर मैनेजमेंट के लेवल पर भी भारतीय जनता पार्टी का सानी नहीं है। एक एक घर तक डोर जो है पैम्पलेट्स पहुंचाने का काम, और उम्मीदवारों ने भी जो वार्ड स्तर के उम्मीदवार थे उन्होंने पहुंचने की कोशिश की और भारतीय जनता पार्टी के लोग पहुंचे भी हैं। कांग्रेस पार्टी का जिक्र किया जाए तो यहां पर उतना ज्यादा प्रचार प्रसार पूरे चुनावी कैंपेन में देखने को नहीं मिला और यहां एक तरफा भारतीय जनता पार्टी चुनावी प्रचार को धार देती हुई नजर आई और तमाम एक से एक दिग्गज नेता जो है वो वोटों की अपील करते हुए नजर आए। फिलहाल ये बात कही जा सकती है कि इससे आगे का जो मैनेजमेंट है, जिसे हम बोलते हैं कि बूथ मैनेजमेंट, या वोटर्स को घरों से निकालकर अपने वोटर्स को पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाने की रणनीति, हमने पहले भी देखा है कि भारतीय जनता पार्टी में इस तरह के मैनेजमेंट को लेकर हर तरह की व्यवस्थाएं पहले भी देखने को मिली है। और इन चुनावों को लेकर भी मैं कह सकता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का वोटर है वो पहले से आइडेंटिफाई कर लिया गया है, उसे चिन्हित कर दिया गया है। उन तमाम लोगों को जो मतदान केंद्रों तक पहुंचाकर वोट करवाने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं की बनी रहेगी और लगातार ये कोशिश चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने जो विचारधारा के वोट हैं उन्हें हर संभव प्रयास के साथ उन्हें वोट्स कास्ट करवाने का काम करे, वो वोट ईवीएम मशीन तक पहुंचे भी। फिलहाल मैनेजमेंट के लेवल पर जो व्यवस्थाएं की जानी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोग कर चुके हैं। अब कांग्रेस पार्टी को सोचना है कि किस तरीके से बूथ मैनेजमेंट वो करेंगे। देवेंद्र, किस तरीके की तैयारियां, क्या कुछ लग रहा है? देखिए सौरभ, बीजेपी की तैयारियों की बात करें तो 2-2.5 महीने से तैयारियां हो गई थी। जितना संगठन का विस्तार हुआ, यहां भी पन्ना प्रमुख और माइक्रो लेवल पे मैनेजमेंट चला। हालांकि छोटे चुनाव में बीजेपी वाले दावा भी करते हैं कि हमारे लिए चुनाव हमेशा चुनौतीपूर्ण रहता है और तैयारी में हम कसर नहीं छोड़ते। पूरी फौज तैयार है बीजेपी की। हम देख रहे हैं मनोहर लाल जी अभी परसों भी आए हुए थे, कल मानेसर में थे। मनोहर लाल खुद मुख्यमंत्री, जो बाकी जो कोर कमेटी के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, सबकी ड्यूटी है। पूरी फौज, कहीं कोई कमी नहीं संगठन में, और सबको अपना अपना काम समझाया गया है और रिजल्ट की उम्मीद की जा रही है उनसे। दूसरी तरफ कांग्रेस को बहुत कम टाइम मिला है, उम्मीदवार बहुत देरी से घोषित हुए हैं। उनमें उतना उत्साह और उन्माद नहीं है जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, उम्मीदवारों में, उनके समर्थकों में, बीजेपी से जुड़े लोगों में है। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा एक तरफा चुनाव है। कुछ जगह पे लगता है कि एक तरफा चुनाव बीजेपी का है, लेकिन कुछ जगह, जैसे मैं पानीपत में भी मान रहा हूं, हो सकता है बीजेपी क्लीन स्वीप कर जाए, लेकिन जिस तरीके से कहीं कहीं लोगों की नाराजगी आती है सामने, या कांग्रेस वाले दावा कर रहे हैं कि जिन हालात में उनकी हार हुई है विधानसभा में, कुछ लोगों उनकी
सहानुभूति हमदर्दी उनके साथ हो सकती है, या कांग्रेस ये कोशिश करे चलो पूरी तरह से मार नहीं कर सकते लेकिन अपने निशान तो हम छोड़ ही सकते हैं। तो कांग्रेस के कुछ जगह उम्मीदवार ठीक है, मेरे को लगता है हाजिरी या इनकी खाता तो खोलने की स्थिति में मेरे को लग रहा है पानीपत नगर निगम में, क्योंकि पिछले चुनावों में लगातार बीजेपी ने क्लीन स्वीप जैसी स्थिति की है और कांग्रेस के हौसले पस्त थे। लेकिन अब कुछ कुछ जगह पे जो उम्मीदवार उतारे गए हैं, जिस तरह की बातें आ रही है, या कांग्रेस वालों को एक बड़ा सबक भी मिला है कि कब तक लड़ोगे जी, आप अगर आपस में ही लड़ोगे तो सामने वालों से क्या लड़ोगे। तो कोई चीजें हैं जिसको देखकर कहा सकता है कि शायद कुछ दस्तक जरूर देगी कांग्रेस, लेकिन कुल मिलाकर बीजेपी बहुत आगे चली। आज चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। 22 नगर पालिका 3 टायर सिस्टम है, 22 नगर पालिका, 4 नगर परिषद और 8 जगह नगर निगम के चुनाव, सोनीपत और अंबाला में मेयर का उपचुनाव। कुल मिला के जो ज्यादा मेरे को लगता है क्रेज है लोगों का, नगर पालिका हालांकि छोटी सी एक संस्था होती है, छोटे शहरों में 25-30 हजार की आबादी, नगर परिषद जहां 1-1.5 लाख की आबादी है, जो शहर है कस्बे में नगर पालिका, शहरों में छोटे शहरों में नगर परिषद और बड़े शहरों में जिनकी आबादी लाखों में है नगर निगम। तो नगर निगम का जो मेयर होगा या सीनियर डिप्टी मेयर या डिप्टी मेयर 3 पद हैं, और इसी तरीके से नगर परिषद में चेयरमैन का पद, नगर पालिका में भी चेयरमैन का पद। तो चेयरमैन अपने आप में हरियाणा में बहुत बड़ा माना जाता है कि चेयरमैन है, मेरे दादा चेयरमैन है, मेरे ताऊ चेयरमैन है, मेरा पति चेयरमैन है। चेयरमैन भले ही नगर पालिका को, लेकिन चेयरमैन नाम बड़ा है, नगर पालिका, नगर परिषद, और मेयर का नाम तो वैसे ही बड़ा है। महानगरों में, बड़े नगरों में मेयर होता है। तो कुल मिला के इन 2 चेयरमैन और मेयर का, और नगर निगम में जहां तक है, नगर निगम चूंकि बजट अच्छा खासा होता है, शहर काफी बड़ा होता है, तो वहां निगम पार्षद की भी वैल्यू समझी जाती है। सवाल अब यह है कि बीजेपी का स्कोर क्या रहता है, कांग्रेस हिट विकेट करेगी, कांग्रेस की स्थिति क्या है, फॉलो ऑन खेलना पड़ेगा, वो सारी चीजें हैं। 2 तारीख को अब मतदान होना है पानीपत को छोड़ के सब जगह पे, और पानीपत में 9 तारीख होगा गिनती वोटों की। 12 मार्च को होली, 14 मार्च की आपको बता दूं, जो लोग जीतेंगे, जिनका शानदार प्रदर्शन होगा, बीजेपी का हो या जिन उम्मीदवारों का हो, तो एक तरह से 14 मार्च की होली है और 12 मार्च को रिजल्ट है। तो जीतने वाले जो कामयाब हो गए उनके लिए तो 2 तरह की होली होगी इस बार। बिल्कुल। वीरेंद्र जी, किस तरीके के समीकरण अब देखने को मिल रहे हैं, क्या कुछ लग रहा है सर? क्योंकि हम लगातार विश्लेषण भी करते रहे हैं, चर्चा में अक्सर कांग्रेस और बीजेपी की तैयारियों का जिक्र भी करते रहे हैं। अब तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी, जो प्रचार था वो भी थम गया। वोटर्स क्या कहते हैं, वोटर्स का दिल क्या कहता है, मन क्या कहता है, तो हालांकि 12 तारीख को ही साफ हो पाएगी तस्वीर, लेकिन मौजूदा स्थिति क्या लग रही है? देखिए, एक बात बड़ी स्पष्ट है, मुकाबला जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में है और कहीं आम आदमी पार्टी में है। जो क्षेत्रीय दल हैं, जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोक दल, वो सिर्फ सिरसा तक सीमित रह गए हैं और उनका कोई, देखिए बाकी जगह तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में मुख्यतः मुकाबला है। आम आदमी पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। देखिए, कांग्रेस ने कुछ जगह पे अपने गंभीर प्रत्याशी खड़े किए हैं जो सशक्त चुनौती दे रहे हैं, लेकिन अंततः जो जीत है वो भारतीय जनता पार्टी की लगती है। उसका कारण है, भारतीय जनता पार्टी की जीत का सबसे बड़ा आधार है कि उनकी राज्य में सरकार है। अगर ये विधानसभा चुनाव से पहले निकाय चुनाव हुए होते तो आज स्थिति दूसरी होती। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हवा बनी हुई है, लहर बनी हुई है, तो भारतीय जनता पार्टी ने टिकटों के वितरण में भी जो गलतियां की हैं उसको भी लोग भुला रहे हैं, क्योंकि कोई चारा नहीं है। कांग्रेस के पास ना तो रणनीति है और कांग्रेस के जो नेता हैं वो डरे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से डरे हुए हैं। उनको क्या लग रहा है, क्यों नहीं वो आकर खुलकर जो है चुनाव मैदान में क्यों नहीं आए, ये तो वही जानते हैं अधिकतर। लेकिन जो इस तरह का मुकाबला करना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आकर, उस तरह का माहौल नहीं बना। और देखिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी का अपना एक व्यवस्था है चुनाव लड़ने की, और भारतीय जनता पार्टी ने उसी व्यवस्था पर काम कर रही है। जिस तरह से विधानसभा और लोकसभा के चुनाव लड़े जाते हैं, निकाय चुनाव भी उसी तरह लड़ रही है। और पार्टी बिल्कुल अत्यधिक आत्मविश्वास में नहीं है, पार्टी कोई कोर कसर छोड़ नहीं रही, क्योंकि पार्टी को पता है कि लोकसभा चुनाव के अंदर अत्यधिक आत्मविश्वास रहा, ओवर कॉन्फिडेंस रहा, जिसका परिणाम भुगतना पड़ा। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये तो लग रहा है, क्योंकि सत्ता उनके हाथ में है, इसलिए जो मतदाता है उसके सामने बिल्कुल सीधी चुनौती है। मतदाता ये सोचता है कि अगर उसे अपने क्षेत्र का विकास कराना है तो
तो उसे जो है सत्तारूढ़ दल का ही पार्षद और मेयर चुनना पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष का अगर हम चुनेंगे, चाहे मेयर होगा या पार्षद होगा, तो वो यही रहेगा कि सरकार उसे काम नहीं करने दे रही। तो इसलिए हालांकि ये स्थानीय चेहरे के आधार पर ही चुनाव लड़े जाते हैं, चेहरे की प्रमुखता रहती है, लेकिन हालात ऐसे बने हुए हैं कि जो सत्तारूढ़ दल है वही निकाय चुनाव जीतता है। जब पहले कांग्रेस सत्तारूढ़ दल थी तो कांग्रेस ही चुनाव जीतती थी, अब इस समय भारतीय जनता पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी शासित अन्य राज्य भी हैं, चाहे उत्तरांचल में अभी चुनाव हुए थे निकाय में, तो भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है। जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, जहां जहां निकाय चुनाव हुए हैं, वहां पर सत्तारूढ़ दल को ही सफलता मिलती है। जैसे कि उपचुनाव होते हैं, उपचुनाव भी जो सत्तारूढ़ दल जीतता है प्राय, तो यही स्थिति बनी हुई निकाय चुनाव के अंदर। और विपक्ष को हालांकि देखिए मजबूती मिलनी चाहिए, लेकिन विपक्ष इसलिए मजबूत नहीं है क्योंकि हालांकि देखिए निकाय जो चुनाव है वो नेताओं की प्राथमिक पाठशाला मानी जाती है, जहां से नेता तैयार होते हैं। लेकिन कांग्रेस का मनोबल गिरा हुआ है, और मनोबल गिरने के कारण कांग्रेस का ना तो संगठन है, और कांग्रेस की ना ही जनता तक पहुंच है, ना ही नए कार्यकर्ता तैयार हो रहे हैं। तो कांग्रेस के वही पुराने चेहरे ही, कांग्रेस के नए चेहरों को कोई महत्व नहीं मिला, और ये भी जो पुराने चेहरे हैं वो घिसे पिटे चेहरे हैं, जनता को भी उनसे कोई अपेक्षा नहीं है। तो ऐसे में जनता को ये लग रहा है कि सत्तारूढ़ दल के साथ जाने में ही भलाई है, अगर क्षेत्र का विकास करना है। अगर विपक्ष का हम चुनेंगे तो वो विकास नहीं करा पाएगा, वो जो है उसकी पटड़ी नहीं बैठ पाएगी सत्तारूढ़ दल के साथ, तो काम में बाधा होती रहेगी। तो इसलिए जो है मतदाताओं का अधिकतर झुकाव जो है, हालांकि देखिए कि इसका जो चुनाव हो रहे हैं लोगों में इतनी ज्यादा रुचि नहीं है जी। रुचि का कारण यह है कि विपक्ष मौजूद नहीं है, क्योंकि मुकाबला खड़ा होता तो लोगों में भी रुचि होती, लोग भी मतदान की जो प्रतिशत है वो इस बार कम रहने की संभावना है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि लोगों की रुचि नहीं है, नीरस चुनाव मान रहे हैं, मात्र औपचारिकता मान रहे हैं। तो इसलिए ये लग रहा है कि इस बार का चुनाव का जो मतदान प्रतिशत होगा वो कम रहेगा। बाकी तो जो मतदान होगा तो 2 मार्च को और 9 मार्च को स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। महेश, हम तैयारियों की बात अक्सर करते हैं, चुनाव आयोग ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। चुनाव आयोग के लिहाज से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? सेंसिटिव जोन, सेंसिटिव बूथ्स, हाइपर सेंसिटिव बूथ्स, उनका अगर क्लासिफिकेशन किया जाए, वर्गीकरण किया जाए, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? क्योंकि अब एक दिन बीच में शेष है, उसके बाद वोटिंग होगी 2 तारीख को। हालांकि पानीपत में 9 तारीख को वोटिंग होगी, लेकिन फिलहाल 2 तारीख की वोटिंग की बात की जाए तो सबसे ज्यादा नजर उसी पर टिकी हुई है। तैयारियां क्या? देखिए, साफ तौर से इतना तो कहा जा सकता है कि तैयारियों के लिहाज से कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। वीवीपैट का इस्तेमाल तो इस बार नहीं किया जाना है, लेकिन ईवीएम मशीनों को लेकर ये सुनिश्चित करने की कोशिश जरूर की जाएगी कि ईवीएम मशीन को लेकर जो शक बार बार विरोधी दलों की तरफ से जाहिर किया जाता है उसमें किसी न किसी तरीके से कमी लाई जा सके, थोड़ा पारदर्शी पूरी व्यवस्था को बनाने की कोशिश यहाँ पर जरूर की जाएगी। पिंक बूथ पहले भी बनाए जाते थे, इस बार भी बनाए जाएंगे, और तमाम जो दूसरी समुचित व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो टॉयलेट्स को लेकर है, के पानी की व्यवस्था को लेकर है, चाहे वो चेयर्स को लेकर है, जो शारीरिक रूप से अशक्त लोग हैं उनके लिए किस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर दी जा सकती है, उन चेयर्स की व्यवस्था भी वहां पर की जाएगी। तो यकीनन वेबकास्टिंग, जो लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्थाएं पिछले चुनाव में भी हमने देखा कि ज्यादा से ज्यादा जो पोलिंग बूथ थे वो लाइव वेबकास्ट के जरिए जोड़ दिए गए। इस बार भी ट्रांसपेरेंसी को सुनिश्चित करने के मकसद से और एक पारदर्शी व्यवस्था पूरी तरह सुचारू रूप से काम करे, उसमें किसी भी तरह का व्यवधान पैदा ना हो, इसी मकसद के साथ जो लाइव वेबकास्टिंग वाले जो काउंटिंग सेंटर्स है, ये जो वोटिंग सेंटर्स हैं, उनकी व्यवस्था यहाँ पर इस बार भी की जाएगी। तो कैमरों की व्यवस्था भी अच्छी खासी रखने का जो प्रावधान है वो किया जाना है। तो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं पहले से बेहतर बनाने की कोशिश चुनाव आयोग इस बार जरूर करेगा। देवेंद्र, तैयारियों की हम अक्सर चर्चा करते रहे हैं। आज मुख्यमंत्री नायब सैनी को भी हमने सुना, वो कह रहे थे कि योजनाओं पर फोकस उनका है, और किसानों के मुद्दों को भी उन्होंने जिक्र किया, प्रदेश सरकार की योजनाओं का भी, केंद्र सरकार की योजनाओं को प्रदेश स्तर तक पहुंचाने का, उनके फायदे का भी वो जिक्र कर रहे थे। जाहिर सी बात है, जो योजनाएं हैं उसका निकाय चुनाव पर असर पड़ेगा तो किस स्तर पर पड़ेगा? क्योंकि कहा जाता है कि अगर सरकार जनता के लिए काम करती है तो जनता विकल्प के तौर पर सरकार को ही चुनती है, और उस सरकार को चुनती है जिसमें मुद्दों का हल मिले, समाधान मिले। देखिए सौरभ, सरकार की तरफ से या संगठन की, बीजेपी की बात कर रहा हूं, तैयारी अब पूरी तरह से। मुख्यमंत्री अब 2 दिन से ये बयान भी दे रहे हैं कि होली के बाद, जब 12 मार्च को रिजल्ट आ जाएंगे, 14 मार्च की होली के बाद 1 लाख लोगों को 100-100 गज के प्लॉट दिए जाएंगे। एक बड़ा पैतरा चला जा रहा है बीजेपी की तरफ से। मुख्यमंत्री कह रहे हैं क्योंकि 100-100 गज का प्लॉट मतलब एक बहुत बड़ा सपना है जिन लोगों के पास घर नहीं है। पीछे कांग्रेस सरकार में
ये था, भूपेंद्र हुड्डा जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने 7 लाख लोगों को 100-100 गज के प्लाट देने की घोषणा की थी। 3,94,000 को दिए जा चुके थे जब तक कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन बकाया 3 लाख रहते थे। तो जब बीजेपी ने 2014 में चुनाव लड़ा, इन्होंने भी घोषणा की थी कि जो जनहित की योजनाएं हैं 100-100 गज के प्लाट हम देंगे। बाद में जब सरकार आगे बढ़ी, मनोहर लाल जी थे, तो उन्होंने ये कह दिया कि हम मुफ्त में किसी को कुछ नहीं देंगे, जन कल्याण करेंगे लेकिन मुफ्तखोरी को हम रोकेंगे, बंद करेंगे। 100-100 गज के प्लाट ना देने की, उस योजना को बंद करने की बात हुई थी। फिर मनोहर लाल जी का ही रिप्लेसमेंट हो गया, तो उसके बाद फिर चूंकि एंटी इनकम्बेंसी से बीजेपी जूझ रही थी, बड़ा मुद्दा था, 100-100 गज के प्लॉट हैं और चीजें हैं, कर्मचारियों की मांगे थी। तो अब मुख्यमंत्री 2 दिन से कह रहे हैं, मीडिया में बातें आ रही है कि 1 लाख लोगों को 100-100 गज के प्लाट जो लाइन में लगे इंतजार करें उनको हम देंगे। मेरा मतलब एक बड़ा दाव चल रही है सरकार। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री ने उन लोगों के लिए कहा था कि 1.25 लाख जो कच्चे कर्मचारी थे कि उनको जॉब सिक्योरिटी दी जाएगी, 58 साल तक वैसे ही जैसे पक्के कर्मचारी की नौकरी है, उनको नौकरी की फिक्र नहीं है, पेंशन, उनका घर का गुजारा बढ़िया चलेगा, स्टेटस बना रहेगा। लेकिन 1.25 लाख जो कर्मचारियों का था, वे इनको भले ही नौकरी कच्ची है लेकिन उनकी जॉब सिक्योरिटी रहेगी। 58 साल तक जो एक रिटायरमेंट एज है, उनकी नौकरी पक्की रहेगी, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन उसमें चुनाव जीतने के बाद एक और बड़ा वायदा, सौरभ, जैसे 2100 रुपए हर महिला को देने की बात थी, बार बार विधानसभा में भी, और अब कहा गया था 2100 रुपए हर महिला को देंगे। अब 2 दिन पहले ही सामने आया कि 2100 रुपए जिन महिलाओं को मिलने, उनकी संख्या 2,70,000 की आबादी है। 95 लाख उन लोगों की संख्या है जिनको 2100 रुपए सरकार की योजना के तहत मिलने थे। लेकिन अब ये कहा गया कि बीपीएल परिवार जिनकी 1,80,000 की सालाना आमदन है, बीपीएल अति गरीब लोग, उनको दी जाएगी। तो इसमें 95 लाख टोटल है, उनमें 75 लाख तो कम ही हो गए, उनमें 75 लाख, 20 लाख लोग रह गए। 20 लाख में भी वो है, पता नहीं उनमें से क्या है कि सरकार कह रही है। आप देखिए एक ही झटके में बहुत सारे लोग कम हो गए जो 2100 रुपए महिलाएं इंतजार करी थी। तो जो चुनावी वायदे थे, अब मुख्यमंत्री फिर कह रहे हैं कि 100-100 गज के प्लॉट देंगे, होली के बाद चुनाव परिणाम भी आ जाए तो एक घोषणा नहीं कर सकते, वायदा जरूर कर सकते हैं, वायदे को दोहरा सकते हैं। तो मुख्यमंत्री ये कर रहे हैं। तो सरकार और संगठन की तरफ से तैयारियां पूरी है और कांग्रेस बस किसी तरीके से फेस सेविंग कर रही है कि कम से कम हारे तो लड़ते हुए हारे, ये ना हो कि पूरी तरह से मतलब धराशायी हो जाए। कांग्रेस की कोशिश अब ये है। वीरेंद्र जी, क्या कांग्रेस इस स्थिति में है मौजूदा परिस्थिति में? हालांकि हम चर्चा करते रहे, लेकिन फिर भी जिस तरीके से देवेंद्र ने जिक्र किया कि लड़ने की कोशिश जरूर कर रही है, क्या लड़ने की वाकई में कोशिश कर रही है? क्योंकि जो तैयारियां हैं, जो संगठन निर्माण की बात है, जो एकजुटता की बात है, वो तो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही। देखिए, कांग्रेस अभी विधानसभा चुनाव के हार के सदमे से उबर नहीं पाई है, और अगर सदमे से उभरी होती तो बड़ी मुकाबला जो है करने के गंभीरता के साथ चुनाव लड़ती कांग्रेस का। हालांकि प्रयास तो है जी, लेकिन कांग्रेस को जनता से उत्साह नहीं मिल रहा। और देखिए, कुछ कमियां कांग्रेस की ओर से भी हुई हैं। कांग्रेस ने उम्मीदवारों के चयन के अंदर जो है वो अंत समय में घोषणाएं की हैं, वो क्या जो अपने कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप उम्मीदवार घोषित किए हैं जी। अगर कांग्रेस के पक्ष में माहौल होता तो आप किसी को भी उम्मीदवार बना देते, लेकिन आपका माहौल आपके खिलाफ है। प्रतिकूल माहौल में कम से कम जो प्रतिनिधि आपने चुनने हैं, उम्मीदवार चुनने हैं, वो तो ऐसे होने चाहिए जो जनता की आवाज हो, जो जनता की ओर से माने जाए कि ये प्रत्याशी हैं। तो कांग्रेस की रणनीति भी कमी दिखाई दे रही है और कांग्रेस के अंदर संगठन भी नहीं है। तो कांग्रेस का, अब चाहे हम रोहतक की भी बात करें, देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है, लेकिन बने हुए, मुझे नहीं लगता कि रोहतक के अंदर भी कांग्रेस अपनी जो जीत का परचम लहरा सके। हालांकि देखिए, भूपेंद्र हुड्डा वहां से सांसद बने हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जहां सांसद है, 3 केंद्रीय मंत्री हैं, चाहे फरीदाबाद हो, चाहे गुड़गांव हो या करनाल हो, वहां पर भारतीय जनता पार्टी सुगम स्थिति में है। तो कांग्रेस के लिए जो है माहौल भी अनुकूल नहीं है और कांग्रेस ने अपनी रणनीति भी नहीं है, और कांग्रेस के उम्मीदवारों के चयन में भी जिस तरह से ढिलाई कहीं ना कहीं जनता की भावनाओं के अनुरूप प्रत्याशी नहीं दिए गए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब चुनौती कहीं ना कहीं कांग्रेस के सामने चौतरफा देखने को मिल रही है। ऐसे में सियासी समीकरण कांग्रेस के पक्ष में फिलहाल होते नजर नहीं आ रहे। उधर बीजेपी की मैराथन तैयारियां, प्रचार चुनाव का थम गया है और अब 2 तारीख को वोटिंग का इंतजार है। चुनाव आयोग ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। अब जनता के मूड में क्या है, जनता क्या कुछ मन में संकल्प करके बैठी है, देखने वाली बात होगी, क्योंकि 12 तारीख को जब नतीजे आएंगे उसके बाद ही तस्वीर साफ होगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मेरे साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही।